नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 जून 2023 के दैनिक कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न भी हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राजा परबा मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह धरती माता और नारीत्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। इस त्योहार को उड़ीसा का प्रमुख त्योहार माना जाता है और धरती माता, जिसके आधार पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से माना जाता है कि हमारा जो भी जीवन है वो प्रमुख रूप से संचालित होता है, उसको एक तरह से सेलिब्रेट करा जाता है इस त्यौहार के माध्यम से। और कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो समाज में एक तरह से मजबूत रूप में स्थापित करना। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि उड़ीसा के इस राजा परवा त्योहार के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उड़ीसा के सभी लोगों को बधाई दी गई है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का आह्वान करता है। 2015 में पेरिस का जो सम्मेलन हुआ था वहां पर प्रमुख रूप से लक्ष्य रखा गया था कि वैश्विक जो ताप वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक एक तरह से रोका जाए। तो ये पहला कथन यहाँ पर सत्य है इस प्रकार। दूसरा कथन, इस सीमा को मापने के लिए वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि की गणना पिछले हिमयुग के समाप्त होने के बाद वैश्विक तापमान को आधार बनाकर की जाती है। तो ध्यान रखें, जो औद्योगिक क्रांति है उसके पहले यानी प्री इंडस्ट्रियल अगर हम एज की बात करें तो वहां से प्रमुख रूप से औसत तापमान को आज के समय में देखा जाता है। यानी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने की तुलना में आज एक तरह से तापमान पृथ्वी का कितना बढ़ा है, ये हिमयुग के संदर्भ में नहीं लिया जाता है। इस आधार पर दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। केवल पहला कथन सत्य है, इसीलिए उत्तर हमारा ए केवल एक सत्य है। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि पेरिस समझौते के माध्यम से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि को एक तरह से रोकना चाहते हैं विश्व में। यहाँ पर आंकड़ों में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि गर्मियों के समय में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि वैश्विक स्तर पर है वो आंकड़ा पार कर गया है। इसके पहले भी ये आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर देखा गया है कि सर्दियों में या वसंत के समय ये हुआ है और ये 2016 में 2020 में प्रमुख रूप से हो चुका है। साथ साथ दिसंबर 2015 में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन गर्मियों में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि तापमान वैश्विक स्तर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि है उस आंकड़े को पार कर चुका है। तीसरा प्रश्न, नाटो के संबंध में इनमें से कितने कथन सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना 1949 में यूएसएसआर के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसमें 12 संस्थापक सदस्य थे और सदस्यता बढ़कर 31 हो गई है। फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने वाला नवीनतम देश है। तो ध्यान रखें, नाटो की जो स्थापना की गई थी उसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यही था कि सोवियत संघ के खिलाफ यूएसए का एक तरह से मानना था कि एक सैन्य गठबंधन बनाया जाए, जिससे कि सोवियत संघ का जो विस्तार है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। नाटो अगर हम गठबंधन में देखें तो अमेरिका के जो समर्थक देश हैं वो प्रमुख रूप से शामिल हैं और इसकी स्थापना जब की गई थी 1949 में तो इसमें 12 सदस्य थे। वर्तमान में ये सदस्यता बढ़कर 31 हो गई है और नवीनतम रूप में आप देखें इसी साल 2023 में फिनलैंड नाटो का सबसे नया 31वां सदस्य बना है। इस आधार पर अगर हम देखें तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। हमारा उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि रूस यूक्रेन का जो संकट है उसका प्रमुख रूप से आधार यही है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने वाला था और रूस इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि उसका मानना है कि नाटो का पूर्वी जो विस्तार है वो रूस की तरफ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह से इसी वर्ष फिनलैंड को शामिल किया गया, अब देखें बिल्कुल नवीनतम देश के रूप में 2023 में ये शामिल हो चुका है और स्वीडन की तरफ से भी आप देखें नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि रूस की तरफ अगर पूर्वी ओर ये विस्तार होता रहेगा तो ये जो संकट रूस यूक्रेन का है, इस तरह के संकट की संभावनाएं और बढ़ती रहेंगी। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। अमेरिकी फेड द्वारा दरों में वृद्धि के भारतीय बाजार पर निम्नलिखित में से कितने प्रभाव हो सकते हैं? तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, अमेरिकी फेड का मतलब अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसके बारे में एक तरह से बात की जा रही है। तो फेडरल रिजर्व की तरफ से प्रमुख रूप से आप देखें दरों के संदर्भ में कोई बड़ी वृद्धि एक तरह से नहीं की गई है। तो उन्होंने वर्तमान में एक तरह से जो अमेरिका में दरों की वृद्धि लगातार हो रही थी पिछले वर्ष से, उसमें एक तरह से एक पॉज लिया है, एक रोका गया है, वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि आगे चलकर ये जो दरें हैं अमेरिका में फेडरल रिजर्व की, वो दरें बढ़ सकती हैं। तो अगर फेड दरें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसी आधार पर हमने प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा है। पहला कथन, भारत की सरकारी प्रतिभूतियों में धन का अधिक प्रवाह। ध्यान रखें कि भारत की जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनमें एक तरह से निवेश तभी आता है जब अमेरिका के बाजार में ब्याज दरें कम रहती हैं,
लेकिन अगर यूएसए में एक तरह से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, यानी वहाँ की जो सरकारी प्रतिभूति जिसको हम ट्रेजरी के नाम से जानते हैं, अगर वहाँ पर ब्याज दरें ज़्यादा मिलेंगी तो ये सबसे सुरक्षित और एक महत्वपूर्ण निवेश का साधन माना जाता है। तो भारतीय बाजार से हटकर बड़े पैमाने पर जो निवेश है वो अमेरिका की ट्रेजरी में जाएगा, और ऐसा पिछले साल भी हुआ था। तो ये जो कहा जा रहा है कि भारत की सरकारी प्रतिभूतियों में धन का प्रवाह बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, यानी धन का प्रवाह घटेगा और ये निकलकर अमेरिका के ट्रेजरी में पहुंचेगा। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, भारत से बड़े पैमाने पर जो निवेशक है वो हटते हैं। खासतौर से अगर हम एफआईआई निवेशकों की बात करें तो वो अपने निवेश को रुपए को यानी डॉलर में बदलते हैं और भारत के बाजार से एग्जिट कर जाते हैं। यानी भारत से डॉलर एक तरह से अर्थव्यवस्था से निकलता है, यानी डॉलर की कमी हो गई। तो डॉलर खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। यानी अगर हम $1 की बात करते हैं कि ये लगभग 70 रुपये का है, अगर हम अपने समझने के लिए मान लें, तो ये बढ़कर हो सकता है कि हो जाए 75, क्योंकि आपको ज़्यादा एक तरह से रुपए में डॉलर मिलेगा क्योंकि डॉलर की कमी है। तो डॉलर के मुकाबले आप देखें ये स्थिति रुपए की गिरावट की बनती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा, शेयर बाजारों से पैसे का बहिर्गमन। तो भारत के शेयर बाजार में पैसा एक तरह से अधिक लाभ के लिए लगाया गया है, लेकिन अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ये निवेश यहाँ से हट सकता है। तो बिल्कुल भारतीय शेयर बाजार से पैसे का या जो धन का निवेश है उसका बहिर्गमन यानी एग्जिट हो सकता है। तो 2 और 3 कथन सत्य हैं, लेकिन पहला नहीं है, केवल 2 कथन सत्य हैं, इसीलिए उत्तर है हमारा बी। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न है वहां से आपको हम अभ्यास प्रश्न देते हैं। आज 2008 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने आपसे पूछा है। प्रश्न को देखते हैं। बौधायन प्रमेय, बौधायन सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? आप ध्यान रखें, गणित में जब भी आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संदर्भ में अलग अलग रूप में मापन करते हैं तब आपने बौधायन एक तरह सिद्धांत को पढ़ा होगा। तो बौधायन प्रमेय प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के संदर्भ में उपयोग की जाती है। तो हमारा उत्तर है ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज का हमारा तथ्य है जस्टिस क्लॉक्स। भारत की न्याय प्रणाली में अगर हम प्रमुख रूप से देखें जो भी एक तरह से कार्य हो रहे हैं वहां पर माना जा रहा है कि इस तरह के जो भी अलग अलग निर्णय हैं या कोई भी एक तरह से फैसला लंबित है उन सब की जानकारी एक तरह से जनता के पास भी पहुंचनी चाहिए। और इसी एक तरह से आधार को देखते हुए अगर हम विधि मंत्रालय की बात करें, जस्टिस मिनिस्ट्री की बात करें, तो उन्होंने जस्टिस क्लॉक एक तरह से जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहां पर लगाने का एक प्रमुख रूप से काम शुरू किया है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो कई हाई कोर्ट में इस तरह के जस्टिस क्लॉक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ये जो संख्या जस्टिस क्लॉक की है वो बढ़कर एक तरह से हो चुकी है 39। यानी कुल मिलाकर भारत के जो 25 हाई कोर्ट हैं वहां पर 39 अलग अलग जस्टिस क्लॉक लगाई गई हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के संदर्भ में जस्टिस क्लॉक का यहाँ पर एक इमेज है। तो यहाँ पर ये जो प्रयास है इसके माध्यम से कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि भारत में जो न्यायपालिका है उसके अलग अलग जो भी निर्णय हो रहे हैं, जो भी न्यायपालिका के लिए सरकार की किसी भी तरह की योजना है लोगों के लाभ के लिए, उन सब की सूचना यहाँ पर एक तरह से इस जस्टिस क्लॉक के माध्यम से लोगों को देना। इस प्रकार की जो जस्टिस क्लॉक है उनमें अगर हम आंकड़े की बात करें तो ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से एक तरह से इकट्ठा किया जाएगा और जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अगर हम देखें तो एक एलईडी डिस्प्ले जो मैसेज बोर्ड है वो लगाया जाएगा, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, और उसमें जनता के लाभ के लिए अलग अलग प्रकार की जो न्यायपालिका की सूचनाएं हैं वो प्रसारित की जाएंगी। इस जस्टिस क्लॉक के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास ये रहेगा कि अलग अलग प्रकार की सूचना, जैसे न्यायालय के द्वारा कौन कौन से प्रमुख रूप से निर्णय किए जा रहे हैं या निर्णय करने की स्थितियां क्या हैं जो अंतिम रूप में किसी मामले के संदर्भ में दिए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से जानकारी जनता तक पहुंचाना कि जो न्यायपालिका है वो कितने एक तरह से अलग अलग मामलों में निर्णय दे रही है। अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो न्यायपालिका के संदर्भ में जिससे जनता को लाभ होता है, साथ साथ न्यायपालिका क्या क्या अलग अलग सुविधाएं देती हैं वो यहाँ बताया जाएगा, और अलग अलग क्षेत्रों में जनता के लाभ के लिए या अन्य प्रकार की जो सूचनाएं जो जनता को लाभ दे सकती हैं भविष्य में, उसके बारे में क्या स्थिति है भारत में वो एक तरह से यहाँ पर बताई जाएगी, विशेष रूप में उस न्यायपालिका के संदर्भ में। इसी के साथ साथ यहाँ पर विधि विभाग का ये कहना है कि नागरिक अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकार की, जैसे अगर हम ई कोर्ट की बात करें या न्यायपालिका तो उनकी जो पहुंच है या जो भी एक तरह से विधिक सहायता गरीबों को आसानी से मिल रही है उसके बारे में जो सूचनाएं हैं वो भी इस जस्टिस क्लॉक में दी जाएंगी। इसी के साथ साथ जो जिला न्यायालय है वहाँ पर जो भी मामले निपटाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऐसे मामलों का जो 2 साल के अंदर निपटाए गए हैं, 2 से 5 साल के अंदर या उसके ऊपर, तो ये जो सूचना है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा कि जैसे 10 साल से पुराने मामले जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं वो सारी सूचना दी जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 साल से ऊपर। तो ये एक तरह से लंबित मामलों की स्थिति दिखाई जा रही है अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें।
तो जस्टिस क्लॉक में ये भी सूचनाएं एक प्रमुखता से जनता के सामने रखी जाएंगी। इस प्रकार विधि मंत्रालय के द्वारा ये जो जस्टिस क्लॉक स्थापित की गई हैं, इनका उद्देश्य यही है कि न्यायपालिका के संदर्भ में अलग अलग जो सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।